क्या आप जानते हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें जिसका कत्ल हुआ उसी ने आकर खुद के कत्ल की पूरी वारदात बताई, जबकि ये जीवित भी नहीं था। कानून की नज़रों में कही सुनी बातों को नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों के आधार पर चीज़ें देखी जाती हैं। इसलिए मुर्दे ने सबूत और गवाह भी पुलिस को ला कर दिए। ये केस अपने आप में ही बहुत अजीब था। इसकी चर्चाएं लोग आज भी करते हैं। जो लोग भी इस केस से जुड़े हुए थे उन्हें आज तक यकीन नहीं है कि इन्होंने ऐसे केस की भी इन्वेस्टिगेशन की है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं टेरेसिटा बासा केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इलिनॉइस स्टेट से। यह शिकागो नाम का एक मशहूर शहर है। इसे हार्ट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है। घटना 1977 की है। 21 फरवरी की शाम का समय था। सूरज ढल चुका था। रात के 8 से 8:30 बजे के बीच कुछ राहगीरों ने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पाइन ग्रोव एवेन्यू की 15वीं मंजिल से धुआं उठते हुए देखा। साथ में आग की लपटें भी निकल रही थीं। ऊपर आस पड़ोस में रहने वालों को ये आग का पता नहीं चला होगा, लेकिन उन्हें कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। राहगीरों ने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को खबर दी कि ऊपर की मंजिल से धुआं का गुबार निकल रहा है। इसी में सिक्योरिटी गार्ड का लैंडलाइन फोन भी बजता है। पड़ोसी शिकायत करते हैं कि बगल वाले अपार्टमेंट से जलने की बदबू आ रही है। ये समझने में देर नहीं लगी कि 15वीं मंजिल के एक अपार्टमेंट में आग लग चुकी है। फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी खबर दी गई। चंद मिनटों में कई सारे फायर फाइटर्स आ भी गए। एक टीम बाहर से ही पाइप के जरिए आग वाले अपार्टमेंट में पानी मार रही थी। दूसरी टीम ऊपर अपार्टमेंट के करीब जाकर वहां से आग बुझाने की कोशिश करने लगी। डर यह भी था कि कहीं दूसरे घरों में भी आग फैल न जाए। ये लोग पहले तो आग वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन ना तो कोई आंसर दे रहा था और ना ही कोई बाहर निकल रहा था। उस अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक भी था। ओनर को बुलवाकर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खुलवाया गया। इतनी देर में बाहर से पहली टीम ने आग बुझा दिया था। फिर ये लोग भी उस अपार्टमेंट की ओर भागे। दरवाजा खुलता है। सभी लोग अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं। फ्लैट के अंदर कई सारे सामान जल चुके थे। केवल इक्का दुक्का किनारे रखी चीजें बच गई थीं। इन्हीं सब में फायर फाइटर्स की नजर लिविंग रूम में जमीन पर पड़े एक मैट्रेस पर पड़ती है। यहाँ से भी धुआं निकल रहा था। लगा कि मैट्रेस के नीचे की तरफ आग लगी है। फायर फाइटर्स मैट्रेस को उठाते हैं। मैट्रेस के नीचे ढेर सारे कपड़ों का ढेर रखा था। इनमें लगी आग को बुझाते हुए धीरे धीरे इन्हें हटाया गया। जैसे ही कपड़े हटाए गए, सामने का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन पुलिस को इसकी खबर दी जाती है। अब कुछ ही देर में शिकागो पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों का जमावड़ा भी होने लगा। कपड़ों के ढेर में किसी महिला का अधजला शव पड़ा हुआ था और इनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ये नग्न अवस्था में थी। इनके सीने पर एक चाकू भी धंसा हुआ था। भले ही शव आधा जल चुका था, लेकिन इन्हें पहचान सकते थे। पुलिस ने आसपास रह रहे पड़ोसियों से इस महिला के बारे में पूछा। लोगों ने नाम बताया, टेरेसिटा बासा, और ये अपार्टमेंट भी इन्हीं का ही था। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। यहाँ के सीन को देखकर लगा कि यह आग कोई एक्सीडेंटल नहीं था, जानबूझकर लगाया गया था और आग लगाने वाले का मेन पर्पस टेरेसिटा को राख करना था। आग की शुरुआत मैट्रेस से ही हुई थी, फिर धीरे धीरे पूरे रूम में फैली। चूंकि टेरेसिटा ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए डिटेक्टिव्स और इन्वेस्टिगेटर्स ने कंक्लूजन निकाला कि टेरेसिटा के साथ दुष्कर्म हुआ होगा। फिर चाकू सीने में गोदकर कत्ल कर दिया गया और सबूत मिटाने के लिए आग लगाई गई होगी। खैर, शव को पोस्टमार्टम करने के लिए हॉस्पिटल भेज देते हैं। 47 साल की टेरेसिटा बासा फिलीपींस देश की रहने वाली थी। इनका जन्म 1929 में फिलीपींस में ही हुआ था। ये एक अमीर घराने से बिलोंग करती थी। इनके पिता पेड्रो बासा और मां सोक्रो बासा दोनों ही सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी। टेरेसिटा इनकी इकलौती संतान थी। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई और ग्रेजुएशन सब कुछ यहीं फिलीपींस से ही हुआ था। इनकी लाइफ फिलीपींस में काफी अच्छे से गुजर रही थी। धीरे धीरे इनका शौक म्यूजिक की तरफ बढ़ने लगा। ये घर पर पियानो भी बजाती थी। इनका पैशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये म्यूजिक में डिग्री लेने की सोचती हैं। पर उन दिनों फिलीपींस में कुछ खास म्यूजिक के कॉलेजेस नहीं थे। टेरेसिटा ने फैसला किया कि अब ये अपना देश छोड़कर किसी और बड़े देश जाएंगी, जहाँ सारी चीजों की सुविधा हो। ये 1960s का दौर था। टेरेसिटा बासा अमेरिका चली आती हैं। इन्होंने शिकागो के एक कॉलेज से म्यूजिक में एमए की डिग्री हासिल की। इन्हें पियानो बजाने का भी बहुत शौक था। धीरे धीरे इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें कुछ और भी करना चाहिए। आखिर कब तक माता पिता पर निर्भर रहूंगी। वैसे इनकी लव लाइफ की बात करें तो कई सारे इनके बॉयफ्रेंड बने थे, लेकिन रिश्ते इतने आगे तक नहीं गए कि कोई इनसे शादी कर सके। बीच में छोड़कर चले जाते थे। सब टाइम पास वाले थे। टेरेसिटा का मन प्यार से भी हट गया। शुरुआत में ही शिकागो आने के बाद टेरेसिटा ने उस अपार्टमेंट बिल्डिंग पाइन ग्रोव एवेन्यू की 15वीं मंजिल पर अपार्टमेंट ले लिया था। ये कोई छोटा मोटा बिल्डिंग था भी नहीं। यहाँ अमीर लोग रहते थे। म्यूजिक के अलावा टेरेसिटा शिकागो के ही एक मेडिकल कॉलेज से नर्सिंग का कोर्स करती हैं। फिर ये एजवाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर जॉब करने लगी। सारा दिन तो इनका हॉस्पिटल में ही बीत जाता था। बाकी जो भी फ्री टाइम होता उसमें ये बिल्डिंग के बच्चों को पियानो सिखाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। ठीक ठाक जॉब भी थी और म्यूजिक का पैशन भी फॉलो कर रही थी। इनके कुछ खास दोस्त वगैरह भी नहीं थे। जो थे वो हॉस्पिटल के स्टाफ, बिल्डिंग के आस पड़ोस के लोग रहे होंगे। स्वभाव से ये हमेशा खुश रहने वाली, शांत, इंटेलिजेंट और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने वाली महिला थी। वक्त गुजरता गया। टेरेसिटा को काम करते शिकागो में रहते 10 से 15 साल हो चुके थे। बीच में कुछ खास कोई घटना नहीं हुआ।
आगे सबसे मेजर इवेंट वही 21 फरवरी 1977 को हुआ जो आपको शुरू में बताया था। पुलिस ने टेरेसिटा के शव को हॉस्पिटल भेजकर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। साफ साफ ये कत्ल का मामला था। कपड़े उतरे हुए होने की वजह से ये दुष्कर्म का भी केस लग रहा था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसने कहानी को और भी कंफ्यूजिंग बना दिया। इसमें कहीं भी दुष्कर्म की बात मेंशन नहीं थी। गला दबाने के निशान मिले। पहले कातिल ने टेरेसिटा की सांसें रोकने की कोशिश की होगी, फिर चाकू से सीने पर हमला कर दिया। पुलिस के सामने एक और चुनौती आ गई। अगर यहाँ पर दुष्कर्म नहीं है तो फिर कत्ल क्यों किया गया? मोटिव क्या रहा होगा? घर के सभी सामान बिखरे हुए थे, इस वजह से लगा कि ये लूटपाट का चक्कर होगा। इसके बाद पुलिस ने घर में एंट्री करने वाले सभी दरवाजों और खिड़कियों को ध्यान से एग्जामिन किया, लेकिन टेरेसिटा के अपार्टमेंट में फोर्सफुली एंट्री का कोई संकेत नहीं मिलता है। फायर ब्रिगेड टीम ने बताया कि जब ये लोग यहाँ पर आए तो दरवाजा लॉक था। ओनर को बुलवाकर हमने चाबी से लॉक खुलवाया था। यहाँ से साफ साफ यही मतलब निकला कि वो कातिल और लुटेरा कोई अनजान नहीं हो सकता। वो टेरेसिटा को पहले से जानता होगा, टेरेसिटा भी उसे जानती होगी। पुलिस टेरेसिटा के परिजनों को फिलीपींस में कांटेक्ट करके उन्हें घटना की सूचना देती है। वो लोग भी बदहवास शिकागो के लिए निकल गए। एक टीम क्राइम सीन को अच्छे से देखती है, छानबीन करती है, फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। वहीं दूसरी टीम ने टेरेसिटा के जानने वालों का पता करके उनसे पूछताछ शुरू कर दिया। कोई दुश्मनी का चक्कर हो, प्यार का मामला हो। चूंकि पहले टेरेसिटा के कई सारे रिलेशनशिप्स रह चुके थे जो कुछ खास चले नहीं। शायद उनमें से किसी ने कुछ किया हो, पर उनकी शादी हो चुकी थी, बाल बच्चे वाले थे, उनसे कुछ पता नहीं चला। कोई ऐसा हो जिसे पैसों की जरूरत हो, उसी ने ही लूटपाट की होगी। वो जानता होगा कि टेरेसिटा अमीर घराने से है, पैसों की कमी नहीं, घर पर कुछ ना कुछ मिल सकता है। इसी में ही एक दोस्त सामने आता है, रुथ लोएब। टेरेसिटा और रुथ दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। रुथ ने पुलिस को बयान दिया कि रोज की तरह घटना वाले दिन भी टेरेसिटा टाइम से हॉस्पिटल आई थी, नॉर्मल अपना काम वगैरह किया और टाइम से 5:30 बजे के आसपास शाम के समय घर चली गई। हम लोग रोज लैंडलाइन पर बात करते थे। मैंने 7:10 पर उसको कॉल किया होगा, फिर हमने इधर उधर की बातें की। 10 से 20 मिनट तक हम कॉल पर रहे होंगे। फिर टेरेसिटा ने कहा कि आज उसके घर पर कोई मेहमान आने वाला है, उसकी तैयारी करनी है और कुछ काम भी है। जब तक मैं उससे कुछ आगे पूछ पाता उसने फोन कट कर दिया। ये सुनकर पुलिस ने सोचना शुरू कर दिया, वो मेहमान कौन हो सकता है। अपार्टमेंट की छानबीन में यह भी गौर किया गया कि यहाँ पर कोई मेहमान आया था, उसके आने का कोई निशान हो। बिल्डिंग के लोगों से भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन किसी ने भी किसी को आते या जाते नहीं देखा था। घर में खिड़की के पास टेबल पर टेलीफोन रखा था, जहां से टेरेसिटा ने अपने दोस्त रुथ से बात की। इसी फोन के साइड में एक डायरी भी पड़ी हुई थी। लगा कि ये टेरेसिटा की पर्सनल डायरी है। पुलिस ने इसको उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया। टेरेसिटा इसमें रोजमर्रा में होने वाली मेजर चीजों को नोट करती थी। इसमें सबसे लास्ट में लिखा था, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। अब इस लाइन में एएस क्या है? क्या किसी का नाम है या कुछ और? किसी नाम के इनिशियल्स भी लग रहे थे। पुलिस ने फिर से टेरेसिटा के परिवार, दोस्तों, हॉस्पिटल स्टाफ, पड़ोसी सबसे बात की, उनके नामों को चेक किया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मिला जिनका एएस से संबंध हो। वैसे ये इन्वेस्टिगेशन एक डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुला कर रहे थे। समय बीत रहा था। पुलिस को बस इस डायरी में लिखे एक सेंटेंस के अलावा कोई चीज नहीं मिली। इस केस में कोई लीड भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ती में चला गया। अब तक घटना को हुए 5 से 6 महीने बीत चुके थे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त-सितंबर के महीने में एक दिन डिटेक्टिव जोसेफ स्टैचुला शाम के वक्त कहीं गए थे। फिर जब ये वापस आए तो अपने टेबल पर इन्होंने एक नोट पड़ा हुआ देखा। इस पर लिखा था, टेरेसिटा केस में हमारे पास एक विटनेस आया था, वो कुछ बताना चाहता है। नीचे एड्रेस लिखा हुआ था, वो किसी लोकल पुलिस स्टेशन का एड्रेस था। इसके बाद डिटेक्टिव जोसेफ तुरंत वहां पर जाते हैं। यहाँ पुलिस ने इनसे बताया कि एक डॉक्टर साहब हमसे मिलने के लिए आए थे, डॉक्टर जोस चुआ। उन्हें टेरेसिटा केस में कुछ पता था। चूंकि आप उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हमने डॉक्टर से कहा कि आपकी मुलाकात सीधे हम डिटेक्टिव से करा देते हैं, उन्हीं से बात कीजिए। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर चुआ ने सीधे ही डिटेक्टिव जोसेफ से कांटेक्ट किया था और कहा कि इन्हें टेरेसिटा केस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। खैर जो भी हो, डिटेक्टिव जोसेफ और डॉक्टर जोस चुआ डिटेक्टिव ऑफिस में मिलते हैं। डॉक्टर चुआ ने कहा कि इनकी पत्नी है रेमेबियास चुआ, शॉर्ट में रेमी कहते हैं। टेरेसिटा जिस हॉस्पिटल एज वाटर में काम करती थी, वही रेमी भी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। रेमी का सारा वक्त टेरेसिटा के साथ गुजरता था। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। और हाँ, टेरेसिटा की तरह चुआ कपल भी फिलीपींस का रहने वाला था, तो इस वजह से भी दोस्ती गहरी थी। विदेश में अगर अपने देश के लोग मिल जाए तो उसकी खुशी अलग होती है, वही यहाँ भी था। इसके बाद डॉक्टर चुआ ने डिटेक्टिव को ऐसी ऐसी चीजें बताई जिससे किसी को भी यकीन ना हो। जब टेरेसिटा वाली घटना हुई तो पुलिस ने हॉस्पिटल आकर डॉक्टर की पत्नी रेमी से हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ से बात की थी। इसमें रेमी अपने दोस्त के जाने से बहुत दुखी थी, बिल्कुल ही टूट चुकी थी। इन्होंने पुलिस को अपना जो बयान देना था वो दिया और हॉस्पिटल में ही एक खाली स्थान पर जाकर सोफे पर बैठ गई। इनकी आंखों में आंसू थे और ये अपने दोस्त के बारे में सोच रही थी, उसकी याद में डूबी हुई थी। ऐसे करते करते ये सोफे पर लेट गईं। इतने में इनकी आंख लग जाती है, ये सो गईं। ये घटना वाले दिन के आसपास के दिनों की बात है। इसी में अचानक से रेमी को कुछ अजीब सा लगा। इनकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंख खुली, सामने देखा कि टेरेसिटा बासा खड़ी है और धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही है। टेरेसिटा भी दुखी लग रही थी।
ये देखकर रेमी डर जाती है और भागकर भीड़ वाली जगह चली गई। इन्होंने किसी से भी इस बात को डिस्कस नहीं किया। घर जाकर अपने पति डॉक्टर चुआ को बताया। चूंकि दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, मेडिकल फील्ड में थे, तो इस बात को कुछ खास सीरियस नहीं लिया गया। लगा कि ज़्यादा सोचने की वजह से ऐसा भ्रम हुआ हो। फिर ये लोग अपने अपने नॉर्मल कामों में लग गए। डॉक्टर चुआ ने कभी भी टेरेसिटा को देखा नहीं था और ना ही कभी मिले थे, लेकिन इनकी पत्नी रेमी अक्सर पति से टेरेसिटा की यादों को लेकर बात करती थी। वैसे टेरेसिटा के कत्ल के बाद उसके बॉडी की सारी फॉरेंसिक जांच हुई। फिर कुछ दिनों के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। शव ये लोग टेरेसिटा के बर्थ प्लेस फिलीपींस ले गए। वहीं अंतिम क्रियाक्रम किया गया, जो भी इनका तरीका हो। डॉक्टर चुआ ने डिटेक्टिव से बताया कि घटना को हुए अब तक 4 से 5 महीने हो चुके होंगे। रोज की तरह एक दिन मैं अपने घर पर गया। रात का टाइम था। दरवाजा केवल भिड़काया गया था, तो मैं दरवाजा खोलकर अंदर गया। जूते उतारने लगा। मैं सोच ही रहा था कि लगता है कि पत्नी रेमी सो रही होगी, तभी अचानक से उसके चीखने की आवाज आई। डॉक्टर चुआ दौड़कर पत्नी के पास गए। देखा कि वो सो रही है, लेकिन उसकी आधी आंखें खुली हुई थी। हल्की हल्की वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे छू कर पूछा कि क्या हुआ, बुरा सपना तो नहीं देख लिया। रेमी उठकर बैठी और कहा, डॉक्टर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिसने मेरा कत्ल किया वो अभी भी आज़ाद घूम रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर बहुत डर गए। भले ही वो रेमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ बदली बदली थी। वो फिलीपींस की लैंग्वेज टैगलॉग में बात कर रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, हालांकि हम फिलीपींस के रहने वाले थे और वो लैंग्वेज भी जानते थे, लेकिन कभी भी हमने शिकागो में टैगलॉग लैंग्वेज में बात नहीं की थी। डॉक्टर ने रेमी से पूछा, तुम कौन हो? रेमी ने कहा, मैं टेरेसिटा बासा हूँ, मेरा कत्ल किया गया है। आगे रेमी ने टेरेसिटा की आवाज़ में डॉक्टर से कहा, आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे बस आपकी मदद चाहिए। मेरा कत्ल एलन शॉरी नाम के एक आदमी ने किया है। वो मेरे घर पर टीवी रिपेयर करने आया था। उसने मेरा गला पकड़ा, घसीटते हुए लिविंग रूम में ले गया और चाकू सीने में मार दिया। डॉक्टर उसको पकड़वाने में मेरी मदद कीजिए। आप पुलिस को जाकर ये बात बताइए। इसके बाद अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया। रेमी सो गई। डॉक्टर भी सो जाते हैं। सुबह होने पर डॉक्टर ने पिछली रात के बारे में रेमी से पूछा। रेमी ने कहा कि उसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर को लगा कि रेमी ने कोई सपना देखा होगा। दिन रात तो बस टेरेसिटा के बारे में ही सोचती है। कुछ दिन गुजरता है। रेमी और डॉक्टर चुआ एक दिन रात में सो रहे थे। तभी फिर से रेमी की आवाज़ बदली और वो बड़बड़ाने लगी। इस बार डॉक्टर से गुस्से में कहा, मैंने आपसे मदद मांगी थी और आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आप मेरी मदद करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं रेमी को नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं किस बेसिस पर जाकर कहूँ? मैं एक डॉक्टर हूँ, ऐसी बातें बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, विश्वास करना तो दूर की बात है। अब रेमी के शरीर में बैठी टेरेसिटा ने कहा, उस रात 8 बजे एलन शॉरी घर आया था टीवी ठीक करने के लिए। उसने मेरे गहने चोरी किए। मैंने उसे देख लिया। फिर उसने मुझ पर हमला किया, मारा और आग लगाकर चला गया। टेरेसिटा की आत्मा ने आगे बोला कि वो गहने शॉरी ने अपनी गर्लफ्रेंड यांका काल्मो को गिफ्ट कर दिए हैं। ये सारी बातें बोलने के बाद रेमी वापस से सो गई। अब इसके अगले दिन डिटेक्टिव से डॉक्टर ने कांटेक्ट किया। इस वक्त डिटेक्टिव जोसेफ के ऑफिस में एक और साथी आ चुके थे, डिटेक्टिव ली एप्लेन। अभी तक केस में बस डायरी में लिखा हुआ एक सेंटेंस मिला था, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। दोनों डिटेक्टिव समझ गए कि एएस कौन है, एलन शॉरी। इससे डिटेक्टिव्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। आगे बात आई कि टेरेसिटा का टीवी खराब था। एलन टीवी ठीक करने के लिए गया था। डिटेक्टिव्स ने जाकर बिल्डिंग के रजिस्टर में चेक किया। इसमें घटना से पहले 2 टीवी रिपेयर करने वाले आए थे, लेकिन किसी वजह से टीवी ठीक नहीं हो पाई थी। यह भी कंफर्म हो गया कि टीवी सच में खराब थी। अब रही बात उन चोरी किए हुए गहनों की। टेरेसिटा ने इस आदमी के लिए थिएटर टिकट्स लाने के बाद क्यों डायरी में लिखी? इसका इस आदमी से क्या कनेक्शन होगा? डिटेक्टिव्स और पुलिस ने मिलकर एलन शॉरी के बारे में और पता किया। इन्फॉर्मेशन मिली कि एलन शॉरी एजवाटर हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का काम करता है। इसी हॉस्पिटल में टेरेसिटा रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट थी। यहाँ से दोनों का कनेक्शन मिला। दोनों हॉस्पिटल के स्टाफ थे। घटना के 6 महीने के बाद दोबारा पुलिस पहुंची एजवाटर हॉस्पिटल। सीधे एलन शॉरी को बुलवाते हैं। इससे बस एक बात पूछी गई कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एलन ने कहा हाँ। पुलिस ने कहा हमें बस टेरेसिटा केस रिलेटेड रूटीन पूछताछ करनी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड से, वो कहाँ मिलेगी? एलन ने बिना कोई सवाल किए एड्रेस दे दिया। अब पुलिस गर्लफ्रेंड यांका काल्मो के पास गई। ये महिला गर्भवती थी। एलन का बच्चा था। एलन और यांका दोनों जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। पुलिस ने यांका से पूछा, क्या आपके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में कोई गिफ्ट दिया था आपको? यांका ने कहा हाँ, कुछ गहने दिए थे। ये सुनकर पुलिस वाले चौंक गए। कहा कि क्या हम उन्हें देख सकते हैं? इसके बाद यांका एक रूम में गई और वहां से ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई। वैसे उस रात जब दूसरी बार रेमी के अंदर टेरेसिटा ने प्रवेश किया तो उसने डॉक्टर को बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई थी। उसने एक ज्वेलरी बॉक्स का भी जिक्र किया था, साथ में अपने चोरी हुए गहनों का नाम भी बताया, पर्ल रिंग और जेडेड पेंडेंट। अब इन गहनों की पहचान कैसे करें? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार डॉक्टर को टेरेसिटा की आत्मा ने कुछ लोगों के नाम और नंबर्स दिए थे जो गहनों को पहचान लें। डॉक्टर चुआ ने इसे नोट कर लिए थे, फिर डिटेक्टिव को दे दिया। जब एलन की गर्लफ्रेंड वो ज्वेलरी बॉक्स लेकर आई और उसे खोलकर पुलिस के सामने रखा तो उसमें 2 गहने थे, पर्ल कॉकटेल रिंग और जेडेड पेंडेंट। ये देखकर पुलिस सन्न रह गई, हैरान हो गई। इन्होंने एलन की गर्लफ्रेंड से कहा आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना है, आपसे थोड़ी कुछ बात करनी है। फिर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर द्वारा नोट किए नामों से उन लोगों को बुलवाया जाता है। इसमें टेरेसिटा के दोस्त और कजन थी।
सभी ने इन गहनों को पहचान लिया। कजन ने बताया कि ये गहने टेरेसिटा की माँ के हैं। टेरेसिटा के पिता ने उन्हें पेरिस में गिफ्ट किया था। जब टेरेसिटा बड़ी हुई तो माँ ने ये गहने विरासत के तौर पर इसे सौंप दिए। ये गहने टेरेसिटा के दिल के बहुत करीब हैं और वो बॉक्स भी पहचान गई थी। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। इन्होंने एलन शौरी के ऊपर चोरी और कत्ल का केस दर्ज किया और उसको पुलिस स्टेशन लाकर सख्ती से पूछताछ की। वो बार बार इन चीज़ों से मना कर रहा था। अब पुलिस ने इसको सारी कहानी बताई कि तुम टीवी रिपेयर करने के लिए टेरेसिटा के अपार्टमेंट गए थे, उसके गहने चोरी किए, उसका कत्ल कर आग लगाकर भाग आए। ये सुनकर एलन भी चौंक जाता है। आपको ये सब कैसे पता? आगे इसका ट्रायल शुरू हुआ। इसमें एलन की तरफ से आए वकील ने जज और जूरी मेंबर से कहा, मेरे क्लाइंट ने भले ही चोरी की थी पर उसने कत्ल नहीं किया। जब इन्होंने चोरी की और घर से भागे तो उस वक्त टेरेसिटा सही सलामत थी। एलन भी इसमें हामी भरता है। चोरी करने के सबूत तो हैं और गहने भी मिल गए, लेकिन मेरे क्लाइंट ने कत्ल नहीं किया। इसके बाद मामला यहीं आकर अटक जाता है। चूंकि आत्मा ने किसी और के शरीर में जाकर कहानी बताई थी, उसी के आधार पर पुलिस ने एलन को जिम्मेदार ठहराया। कोई पुख्ता सबूत नहीं था और न ही उस दिन किसी ने एलन को अपार्टमेंट में आते जाते देखा था, इसलिए किसी और के कहने पर एलन को दोषी नहीं ठहरा सकते। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एलन ने अपना गुनाह पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया था कि कत्ल इसने ही किया है, लेकिन कोर्ट में जाते ही ये पलट गया। इसने कहा कि पुलिस इस पर प्रेशर बना रही थी, इसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को जेल में डालने की धमकी दे रही थी क्योंकि उसने चोरी के सामान रखे थे। इसलिए पुलिस के सामने मुझे गुनाह स्वीकार करना पड़ा, जो मैंने किया भी नहीं। ऐसे केस में तो चोरी साबित हुआ लेकिन कत्ल नहीं। आगे कुछ फाइन भरकर एलन केस से छूट जाता है। फिर से केस ठंडा पड़ गया। अब तीसरी बार रात में रेमी के शरीर में टेरेसिटा आई और डॉक्टर पर बहुत गुस्सा किया कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मुझे जस्टिस नहीं दिला रहे हो। डॉक्टर भी दौड़ भाग करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इन्होंने सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे करके वो केस में छूट गया। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, केस अदालत में टिक नहीं पाएगा। अभी तक ये केस पूरे अमेरिका में वायरल हो चुका था। हर न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन बन चुकी थी क्योंकि एक आत्मा अपने कत्ल के केस को सुलझाने के लिए वारदात बता रही थी, सुराग दे रही थी। अब टेरेसिटा की आत्मा ने केस से जुड़े सभी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया कि मुझे न्याय चाहिए। इसके बाद एक बार फिर से मामला कोर्ट में गया। फिर से एलन के वकील ने बहस की। मेरे क्लाइंट ने चोरी की लेकिन कत्ल नहीं किया। एलन भी खुद को नॉट गिल्टी बोल रहा था। कई दिनों तक ये चलता रहा। अंत में कोर्ट ने एविडेंस की कमी के कारण एलन शौरी को छोड़ने का फैसला करती है। अब फिर से एलन छूटने वाला था। फिलहाल तो ये जेल में कैद था, लेकिन जल्द ही ये कुछ दिनों में आज़ाद होने वाला था। अब जिस दिन ये आज़ाद होने वाला था, उस दिन जेल से छूटने के कुछ घंटे पहले इसने पुलिस से रिक्वेस्ट किया कि मेरे वकील और अपने वकील सबको बुलाइए, मुझे कुछ कन्फेस करना है। अब सभी लोग आए। सबके सामने एलन ने एक कहानी सुनाई। ये एजवाटर हॉस्पिटल में टेरेसिटा के साथ काम करता था। दोस्ती हो गई थी। इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। ये बहुत गरीब परिवार से आता था, इसलिए एलन कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए इसने हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन के अलावा कुछ छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को रिपेयर करना, कुछ साफ सफाई कर देना। टेरेसिटा भी इसकी फाइनेंशियली मदद कर रही थी। घर में कुछ बिगड़ता तो इसको ही बुलाती थी। टेरेसिटा ने इसको थिएटर टिकट्स देने का भी प्रॉमिस किया था, इसीलिए उस दिन डायरी में लिखा, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस, यानी एलन शौरी। टेरेसिटा ने एलन से कहा, मेरा टीवी खराब हो गया है, आकर ठीक कर दो। एलन ने कहा, ठीक है। जब भी एलन टेरेसिटा के घर पर जाता तो ये कॉफ़ी पिलाती थी। बैठकर दोनों घंटों बातें करते थे। 1977 21 फ़रवरी की शाम में 5:30 बजे टेरेसिटा अपने अपार्टमेंट पहुंची। इसने एलन को हॉस्पिटल में कॉल करके बोला, अगर टाइम मिले तो आकर टीवी चेक कर लो। एलन ने कहा, फ्री होते ही आ जाऊंगा। फिर टेरेसिटा ने अपने दोस्त रुथ लोएब से बात की। चूंकि आज एलन टीवी ठीक करने के लिए आने वाला था और वो दोस्त भी था, तो रुथ से टेरेसिटा ने कहा कि थोड़ी देर में एक मेहमान आने वाले हैं, उसकी कुछ तैयारी करनी है, फ़ोन रखती हूँ। जब तक रुथ कुछ पूछ पाता तब तक फ़ोन कट गया। इसके बाद 8 बजे के आसपास एलन घर आया, टीवी चेक किया। इसने देखा कि इसके पास वैसे टूल्स नहीं है जिससे टीवी रिपेयर हो सके। इसने टेरेसिटा से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर ये बाहर निकलने लगा। जाते जाते इसके दिमाग में वही पैसों वाली बात घूम रही थी। तभी इसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। ये घर से बाहर निकल रहा था। टेरेसिटा ने दरवाज़ा खोला। ये बाहर गया भी। फिर कुछ सेकंड में वापस आया। वापस से ये टीवी चेक करने लगा। टेरेसिटा ने सोचा कि अब इसे क्या हो गया। टेरेसिटा भी किचन में कुछ खाने के लिए लेने चली गई। तभी एलन एक रूम में गया और ज्वेलरी बॉक्स चोरी करने लगा। टेरेसिटा ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ये सीधे गई अपना मेन दरवाजा बंद करने, ताकि ये भाग न सके। फिर इसको पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवा देती। जैसे ही मेन दरवाजे के पास ये गई, पीछे से एलन शौरी आया और दोनों हाथों से टेरेसिटा का चेहरा और गला पकड़ लिया ताकि वो चिल्ला न पाए। फिर उन्हें घसीटते हुए लिविंग रूम में ले गया। टेरेसिटा इसका विरोध कर रही थी। गला पकड़ने की वजह से ये हल्की हल्की बेहोश भी होने लगी थी। तभी एलन ने चाकू उठाया और सीने में धंसा दिया। टेरेसिटा जमीन पर गिर गई। अब ये देखकर एलन को एहसास हुआ कि इसने ये क्या कर दिया। इसको लगा कि चोरी करने के लिए आया था, ये क्या हो गया। बात फैली तो लोग मुझे चोर बोलेंगे, समाज में इज्जत नहीं रहेगी। फिर इसने एक प्लान बनाया। इसने टेरेसिटा के कपड़े उतार दिए ताकि पुलिस को लगे कि टेरेसिटा के साथ दुष्कर्म हुआ है। इससे अगर एलन पर इल्जाम भी लगा तो ये आसानी से बच जाएगा, क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड है, प्रेग्नेंट है, शादी भी होने वाली है। फिर ये टेरेसिटा के साथ गलत काम क्यों करेगा।
आगे इसने ज्वेलरी बॉक्स लिया, ट्रेसिटा के ऊपर अलमारी से लाकर कपड़े फेंके, सिंगल बेड के मैट्रेस को लाकर ढका और आग लगा दी। चूंकि ये दोस्त था तो सब कुछ जानता था, चाबी कहाँ रखी है ये भी जानता था। इसने बाहर से दरवाजे को लॉक कर दिया। एलन शॉरी ये सारी चीजें सबके सामने कन्फेस करता है। अब थर्ड टाइम, तीसरी बार वापस से ट्रायल शुरू हुआ। जिन ज्यूरी मेंबर्स ने भूत वाली कहानी को बेतुकी बताकर एलन को चोरी के लिए ही केवल दोषी माना था, उन्होंने अब वही भूत वाली बात सच मानी। अदालत एलन को 1979 में 14 सालों की सजा सुना देती है। हालांकि आगे 1983 में एलन पैरोल पर बाहर आ गया। कहीं ना कहीं ट्रेसिटा की आत्मा ने इसे क्राइम कन्फेस करने को मजबूर किया था। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।